तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भाई अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा क्या होता है बताओ सर। अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज होता है। एलर्जन जो क्या कॉज करता है भैया, जो कि एलर्जी कॉज करता है। जैसे कि भाई हम लोग के डस्ट है, पोलेन, फूड से, काफी डिफरेंट चीजों से क्या होता है लोगों को एलर्जी होता है। आपको पता होगा, ठीक है। बहुत लोग को धूल से ठीक होता है भाई। तो आखिर में आप समझो कि भाई क्या आप समझो कि एलर्जी को कौन कॉज करता है भैया, एलर्जन। तो ये आपको समझ आया, ठीक। तो आखिर में आप समझना अस्थमा में होता है क्या मेन, इसमें जो हम लोग का भैया आप समझो कि ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल के जो वाल है इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और जब इनमें भैया हम लोग के ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इससे क्या होता है, जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाता है। और जब ल्यूमेन भाई नैरो हो जाता है तो इससे हम लोग को क्या होता है बताओ जरा, डिफिकल्टी होता है किसमें, ब्रीथिंग में, सांस लेने में क्या होता है भैया, दिक्कत होता है। आपने उसे देखा होगा जो लगाता है ना, जो होता है कंप्लेंट, ठीक, उसको लेते हैं भैया। जिससे जो है जब स्प्रे जब लेते हैं, जब स्प्रे जब लेते हैं तो क्या करता है भैया, उससे क्या होता है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं। जब बोल लेते हैं ना स्प्रे, ठीक, तो क्या होता है इससे जो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स है ना, ये हम क्या हो जाते हैं भैया, डायलेट हो जाता है। जो पहले कंस्ट्रिक्ट थे, जो पहले नैरो थे, ये हम लोग के भैया जब स्प्रे लेते हैं तो डायलेट कर लेते हैं। वो स्प्रे क्या करता है भैया, डायलेट कर देता है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स को, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, जिससे उनको अच्छा महसूस होता है। तो आपको ये कंप्लीट समझ जाए कि एक्चुअल में अस्थमा क्या होता है। ओरली आपने समझ लिया, अब समझेंगे भाई कि आखिर में अस्थमा के बारे में मेन समझेंगे। तो आई होप ये तो आपको समझ आया होगा, ठीक। अस्थमा कॉमन, मोस्ट कॉमन डिसीज है आज के समय में भैया, मोस्ट कॉमन ये डिसीज हो चुका है अस्थमा, ठीक है। तो आखिर में अस्थमा क्या होता है भैया, एलर्जिक डिसीज है। समझे कैसा डिसीज है भाई, एलर्जिक डिसीज होता है अस्थमा, ठीक है। तो आखिर में एलर्जिक डिसीज है, एलर्जिक डिसीज होता है, ठीक है। तो आखिर में एलर्जिक डिसीज है भैया। और एलर्जिक डिसीज आप समझो, एलर्जिक डिसीज को कौन कॉज करता है भैया, एलर्जन, समझे। तो आखिर में एलर्जिक डिसीज है तो इसको कौन कॉज करता है भैया, कॉज्ड बाय एलर्जन। इसको कौन कॉज करता है बताओ जरा, कॉज्ड बाय एलर्जन। इसको भैया जो एलर्जन होता है ये कॉज करते हैं एलर्जी डिसीज को, समझे ना। एलर्जन इसको कॉज करते हैं। एलर्जन में आते हैं जैसे कि भैया आप समझो, एलर्जन में हम लोग क्या आता है, कौन आता है, डस्ट। आप समझो कि जैसे कि डस्ट से होता है भैया, डस्ट से होता है, समझे ना। आप समझो कि पोलन से होता है, डस्ट से होता है, समझे। पोलन ग्रेन से होता है, और किससे होता है भैया, पोलन ग्रेन से होता है, क्लियर है। बहुत लोग को फूड से, बहुत लोग काफी सारे फूड आइटम से, काफी लोग को काफी सारे फूड आइटम से, आप समझो फूड आइटम से क्या होता है भैया, एलर्जी होते हैं, समझे। ये सारे के सारे क्या भैया, एलर्जन है जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। बहुत लोग को होता है डिफरेंट चीजों से, बहुत लोग को तो भाई ठंड से, गर्मी से भी एलर्जी होता है, ठीक है। तो अनेक प्रकार की चीजों है जिससे एलर्जी कॉज होता है अलग अलग व्यक्ति को, समझे, क्लियर है। तो ये तो आपको समझ है कि एक्चुअल में अस्थमा जो कि एक एलर्जिक डिसीज, इसमें होता है क्या भैया आप समझो, अस्थमा मेनली होता है क्या, इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है बताओ सर, इसमें भैया इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इसमें मेनली आप समझना है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें भैया, इन्फ्लामेशन इन द वॉल ऑफ, किस वॉल में, इन्फ्लामेशन इन द वॉल ऑफ, किसके वॉल में इन्फ्लामेशन हो जाता है बताओ जरा, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के वॉल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन इन द वॉल ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, समझे ना। ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के वॉल में भैया क्या हो जाता है बताओ जरा, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। और जब इन्फ्लामेशन भाई ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के वॉल में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, आप समझो कि ये देखो, ये भैया जब ये ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ये आप समझना ये क्या भैया, आप समझना ये ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स है आप, ठीक है। ये हम लोग के ट्रेकिया भैया डिवाइड कर गए ब्रोंकी में, ट्रेकिया भैया प्राइमरी ब्रोंकी, आप समझो कि ये हम लोग का भैया प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है। आप समझना ये प्राइमरी ब्रोंकी, ये हम लोग का आप समझो कि प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है। आप फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर टर्सरी ब्रोंकी, समझो। तो ये हम लोग को आपको दिख रहा है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको भाई दिख रहा होगा, ठीक है। अब समझना कि भैया जब क्या हो जाए, जब ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में जब देखो यहाँ पर भैया, जब यहाँ पर क्या हो जाए, जब यहाँ पर भैया, जब यहाँ पर जब इन्फ्लामेशन, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, जब यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आप देखो यहाँ का ल्यूमेन, यहाँ का देखो भैया, जब इसमें जब क्या हो गया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लामेशन हो गया तो इनका जो ल्यूमेन था, इनका क्या था, इनका जो ल्यूमेन था ये क्या हो गया भैया बताओ जरा, इनका ल्यूमेन नैरो हो गया। इनका ल्यूमेन कैसा हो गया भैया बताओ, इनका ल्यूमेन नैरो हो गया, समझे। जब इनका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा भाई तो इससे क्या होगा, इससे भैया आप समझना कि जब इनका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो आप समझो कि इनको डिफिकल्टी हो किसमें, इनको सांस लेने में, मतलब ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होगा, समझे ना।
तो इसमें क्या हो जाता है बताओ जरा, इसमें भैया इसमें ल्यूमेन जो कि इसमें ल्यूमेन भैया इसमें ल्यूमेन नैरो हो, या इसमें ल्यूमेन जो कि भैया नैरो हो जाता है, समझे, ल्यूमेन भैया इसमें नैरो हो जाता है। और जब ल्यूमेन नैरो हो जाता है, आप समझो कि जब क्या होता है भाई ल्यूमेन नैरो हो जाता है, तो इससे क्या होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, भैया सांस लेने में देखिए डिफिकल्टी होता है, मीन्स कठिनाई होती है हम लोग को, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, समझे ना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में अस्थमा क्या होता है भैया, ठीक है, एलर्जिक डिसीज है, एक एलर्जिक डिसीज है, मोस्ट कॉमन है आज के समय में, यह मोस्ट कॉमन होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में इसमें होता है कि आपको मेन सिम्टम, इसका जो मेन चीज इसमें क्या होता है भैया, इन्फ्लामेशन हो जाता है भैया, किसमें, आप समझो कि ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स के वॉल में भैया इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे ल्यूमेन नैरो हो जाता है, जिससे डिफिकल्टी होता है इसमें भैया, जिससे आप समझो कि भाई ब्रीथिंग में क्या होता है, इससे डिफिकल्टी होता है, ठीक है भाई, ये आपको चीज समझ है। आगे बढ़ेंगे, अब देखो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, ये पहला हम लोग ने देख लिया भैया हम लोग का डिसीज जिसे बोलते हैं क्या, अस्थमा, पहला डिसऑर्डर अस्थमा। सेकंड बात करते हैं एम्फाइसीमा, आखिर में एम्फाइसीमा क्या होता है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ये आपको अच्छे समझ जाए कि एक्चुअल में अस्थमा के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं एम्फाइसीमा, तो आखिर में एम्फाइसीमा क्या होता है भाई, एक कोरियोनिक डिसीज है, ठीक है, एम्फाइसीमा एक क्या होता है बताओ जरा, कोरियोनिक डिसीज होता है भैया, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या होता है एम्फाइसीमा होता है, ठीक है, समझे ना, आप समझो कि लॉन्ग लास्टिंग, आप समझो कि लॉन्ग लास्टिंग सिगरेट, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग से आप समझना क्या होता है बताओ जरा, एम्फाइसीमा होता है, ठीक है। तो आखिर में आप समझो भाई एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा क्या होता है आप समझना, ठीक है, एम्फाइसीमा। तो आखिर भैया एम्फाइसीमा किसे बोलते हैं हम लोग, एम्फाइसीमा हम लोग बोलते हैं किसको भैया, एम्फाइसीमा बोला जाता है किसको, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है भाई क्रोनिक डिसीज, ये हम लोग का है क्या, क्रोनिक डिसीज, इसे बोलते हैं, ये होता है भैया क्रोनिक डिसीज है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग डिसीज। क्रोनिक डिसीज का मतलब क्या होता है भैया, क्रोनिक डिसीज का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग डिसीज, लॉन्ग लास्टिंग डिसीज है। एक होता है एक्यूट डिसीज, एक्यूट मतलब शॉर्ट लास्टिंग डिसीज, कम दिनों तक रहता है, उसे बोलते हैं क्या एक्यूट डिसीज। जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड हम लोग होता है, सर्दी जुकाम, ये एक्यूट डिसीज है, कुछ ही दिनों तक रहता है, एक हफ्ते तक रहता है, फिर अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। वैसे आप समझो कि उसको बोलते हैं एक्यूट डिसीज, लेकिन जो है भैया ये हम लोग का क्रोनिक डिसीज, मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक 5 साल 10 साल 15 साल तक के डिसीज रहता है भाई, इसको बोलते हैं क्या, इसीलिए इसे बोलते हैं क्रोनिक डिसीज, लॉन्ग लास्टिंग डिसीज ये होता है, ठीक है। तो आखिर में भैया किसके चलते होता है, कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग, समझे ना, किससे कॉज्ड होता है भाई ये बताओ जरा, कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भैया ये होता है, ठीक है। तो आप फिलहाल दूर रहे इससे, बी क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, समझे ना, प्रिवेंशन इज क्या होता है, प्रिवेंशन भैया बेटर होता है किससे बताओ जरा, प्रिवेंशन जो कि भैया क्या होता है बेटर होता है किससे, क्योर से, समझे। तो बात को याद रखना, आपके एनसीईआरटी के लाइन है भैया ये, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्लियर है, क्लियर है आपको। तो आखिर में आप समझाइए, तो आपको समझ है कौन कॉज करता है इसको भैया, इसको सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या होता है बताओ जरा, स्मोकिंग की वजह से भैया हम लोग का होता है क्या, एम्फाइसीमा, समझे। तो आखिर में एम्फाइसीमा में होता है क्या भैया, ये तो बताओ मेरे को, क्या करता है आखिर में डिसीज, आखिर में डिसऑर्डर से क्या होता है बताओ, एम्फाइसीमा क्या करता है भैया, हम लोग के एल्वियोलर वॉल को डैमेज कर देता है, क्या करता है भैया, जो एल्वियोलर वॉल है, जो एल्वियोलाई है, पता है आपको एल्वियोलाई क्या है भैया, जहां से क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई वो जगह है, वो लंग्स में वो जगह है, वो साइट है जहां से क्या होता है हम लोग के गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वही आप समझो उसी वॉल को, उसी जो एल्वियोलाई का जो वॉल है ना, एल्वियोलाई का जो वॉल है जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसी को क्या करता है भैया, वही हम लोग का भैया इसमें डैमेज हो जाता है, एम्फाइसीमा में वही क्या होता है भैया, एल्वियोलर वॉल जो कि डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या भैया, आप समझो कि एल्वियोलर वॉल गेट जैमेड, इसमें क्या होता है एल्वियोलर वॉल गेट डैमेज्ड, इसमें आप समझना भैया कि जो एल्वियोलर वॉल गेट डैमेज्ड, जो एल्वियोलर वॉल होता है ना, ये हम लोग का भैया क्या हो जाता है बताओ, डैमेज हो जाता है, समझे, एल्वियोलर वॉल गेट डैमेज्ड, समझे ना। तो हम लोग का भैया जो एल्वियोलर वॉल है क्या हो जाता है भैया, ये हम लोग का भैया डैमेज्ड हो जाता है, ठीक है।
जब एल्वियोलर वॉल आप समझना हम लोग का भैया जब डैमेज्ड हो जाएगा, जब एल्वियोलर वॉल डैमेज्ड हो जाएगा तो आप समझोगे जो सरफेस एरिया जो पहले भैया काफी ज्यादा सरफेस एरिया था गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन अब एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गया तो इससे क्या होगा भैया, इससे हम लोग का देखो डिक्रीज सरफेस भैया, सरफेस एरिया जो कि भैया डिक्रीज हो जाएगा भैया, सरफेस एरिया डिक्रीज क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा भैया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा गैसेस एक्सचेंज के लिए, सब समझे ना, फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए, समझे। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए आप समझना भैया क्या होगा इसमें क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज के लिए भैया इसमें सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, समझे, डिक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, समझे बात को, क्लियर है। तो आप समझो कि सरफेस एरिया इसमें क्या हो जाता है भैया, डिक्रीज हो जाता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, जिससे भैया डिफिकल्टी होगा आपको ब्रीथिंग में, डिफिकल्टी होगा आपको ब्रीथिंग में, समझे ना। तो ये तो आपको कंप्लीट समझ जाए कि इसमें क्या होता है भैया, आप समझो कि इसमें एल्वियोलर वॉल हम लोग का जो एल्वियोलर वॉल जो है ये क्या हो जाता है भैया, इसमें डैमेज हो जाता है। जब एल्वियोलर वॉल इसमें जब भाई डैमेज्ड हो जाता है तो इससे आप समझना क्या होगा, इससे आप हम लोग का भैया सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, किसके लिए भाई, सरफेस एरिया जो कि भैया हम लोग का डिक्रीज हो जाता है किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, समझे। गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होता है भैया, इसमें सरफेस एरिया जो कि डिक्रीज हो जाता है, और जब भैया सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा गैसियस एक्सचेंज के लिए, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, जब सरफेस एरिया हम लोग का भाई क्या हो जाएगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा तो इससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होते हैं, इससे क्या होता है भैया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो कि होता है, ठीक है। तो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए भैया आप समझो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इसको ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं पता है आपको, इसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को क्या दिया जाता है भैया, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। आपके एनसीईआरटी में है, कहाँ पर है भैया, इसको आप कहाँ पढ़ो बताओ जरा, इसको आप पढ़ोगे भाई कहाँ पर, इसको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्लास 12 का एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें ट्रांसजेनिक एनिमल है, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल दिया है, और ट्रांसजेनिक एनिमल भैया आप समझो कि उसमें एक पॉइंट है, ठीक है, कि आखिर में कौन कौन से भैया फीचर होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजफुल फीचर होता है किसके भैया, ट्रांसजेनिक एनिमल में, उसमें आप समझो कि एक टॉपिक है, क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कि आखिर भैया हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या मिलता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलता है, और वही एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में जिक्र है, कि आखिर में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो कि भैया हम लोग को ट्रांसजेनिक शिप से मिलता है, जिसका यूज करता है टू ट्रीट एम्फाइसीमा, जिसका यूज किया जाता है किसके लिए भैया, जिसका यूज एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, समझे। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज किस लिए करता है भैया, टू ट्रीट एम्फाइसीमा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, यहाँ पर लिख लो आप, समझे ना। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, समझे ना, एंटीट्रिप्सिन दिया जाता है भैया, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन देते हैं भैया एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए, समझे। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन गिवन टू ट्रीट, समझे, गिवन टू ट्रीट किसको ट्रीट करने के लिए भैया, गिवन टू ट्रीट, आप समझो कि किसको ट्रीट करने के लिए, किसके ट्रीटमेंट के लिए बताओ जरा, एम्फाइसीमा समझ है आपको। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन देते हैं भैया, आप समझो कि एम्फाइसीमा को किसके लिए, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए आप समझो कि क्या देते हैं, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन देते हैं, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हम लोग देते हैं। तो आपको ये कंप्लीट, ये आपको समझ जाए भाई कि एक्चुअल में एम्फाइसीमा क्या होता है भाई, क्लियर है आपको, डाउट थोड़ी है आपको, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लो भैया, हम लोग का है एम्फाइसीमा, ठीक है, समझे नहीं, हम लोग का क्या हुई, एम्फाइसीमा, समझ तो आ रहा होगा आपको, क्लियर, आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा हम लोग चल रहे हैं भाई, एनसीईआरटी बेस्ड है आप हम लोग पूरा चल रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग का जो लास्ट एंड हम लोग का थर्ड जो डिसऑर्डर है, जिसे बोलते हैं क्या, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ठीक है। आखिर में ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलो भैया ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को भैया डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो हम लोग का थर्ड डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं क्या, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो आखिर में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, इसको आप समझना, ये ऑक्यूपेशन से भैया रिलेटेड होता है, समझे ना, नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ऑक्यूपेशनल आप समझो, ऑक्यूपेशनल आप समझो क्या, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, समझे। तो आखिर में ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है भैया, ये नाम से ही काम समझ आ रहा है इसका कि क्या है,
ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, समझे, इसीलिए इसे बोलते हैं कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि ऑक्यूपेशन से भैया आप समझो कि रिलेटेड होता है, समझे, क्लियर है। तो आखिर में आप समझना ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें ऑक्यूपेशन से होता है रिलेटेड जो पर्सन आप समझो कॉटन इंडस्ट्री, कोल माइंस, आप समझो कि स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, जो आप समझो कि ऐसा कोई भी फैक्ट्री है जिसमें क्या होता है, आप समझो कि स्टोन का ग्राइंडिंग, कोल माइन, मतलब काफ़ी सारी इंडस्ट्री आपको पता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट क्या होता है भाई, इससे प्रोड्यूस होता है। जब पर्सन भाई जब लॉन्ग टाइम तक, जब पर्सन जो है लंबे समय तक आप इन डस्ट के कांटेक्ट में रहता है, जब लंबे समय तक पर्सन जो कि डस्ट के कांटेक्ट में होता है, तो आप समझना है कि उस पर्सन में लॉन्ग एक्सपोजर मीन्स लंबे समय तक भैया जब आप किसी भी चीज़ के आप समझो एक्सपोजर में रहोगे तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, समझे। लंबे समय तक रहोगे, 5 साल 10 साल, बहुत लोग तो 15 साल से काम करते हैं, तो उनमें आप समझो कि उनके लंग्स में क्या हो जाता है भैया, उनके लंग्स में आप समझना कि फाइब्रोसिस हो जाता है, उनके लंग्स में भैया फाइब्रोसिस हो जाता। सबसे पहले तो उनके लंग्स में भैया उनके लंग्स में भैया सबसे पहले इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लंग्स में सबसे पहले इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसके बाद आप समझो इन्फ्लामेशन डिस्कुलेट करेगा, इन्फ्लामेशन के बाद आप समझो कि फाइब्रोसिस हो जाएगा। आखिर में फाइब्रोसिस क्या भैया, लंग्स में आप समझो कि फाइबर्स किसका भाई, लंग्स में आप समझो कि फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है, समझे। लंग्स में क्या होता है, फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, जब लंग्स में फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, फाइब्रोसिस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में ये क्या करेगा, फिर ये हम लोग के लंग को डैमेज करेगा। तो आखिर में भैया लॉन्ग एक्सपोजर किससे भैया, जब डस्ट से लॉन्ग एक्सपोजर में है भैया, लॉन्ग एक्सपोजर में जब डस्ट से किसी भी आप समझो कि हार्मफुल चीज पार्टिकल्स हैं, तो आप समझो कि इससे आप समझने क्या होता है, जब लॉन्ग एक्सपोजर हो तो भैया इससे फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है भाई, एक इससे भैया ऑक्यूपेशन से क्या होता है, रिलेटेड होता है, समझे। तो इसमें आप समझना है कि भाई इन्फ्लामेशन, इसमें सबसे पहले तो भैया लंग्स में क्या होता है, सबसे पहले इनमें तो इन्फ्लामेशन, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसमें बताओ जरा, इसमें भैया इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग्स में भैया क्या होता है बताओ जरा, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे भैया होता है फाइब्रोसिस, जिससे फिर क्या होता है, जिससे फिर होता है क्या, फाइब्रोसिस, जिससे फिर होता है भैया फाइब्रोसिस। तो आखिर में फाइब्रोसिस क्या है भैया बताओ जरा, फाइब्रोसिस क्या है, फाइब्रोसिस किसे बोलते हैं, डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स के डिपोजिशन को भैया डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स, समझे ना, डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स। तो आखिर में भैया हम लोग जब फाइबर्स का डिपोजिशन, जब लंग्स में भैया जब फाइबर्स का डिपोजिशन ऑफ फाइबर इन लंग्स, समझे, जब लंग्स में भैया फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस, समझे। तो लंग्स में जब फाइबर्स का भाई डिपोजिशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस, ठीक है। तो आखिर में आप समझे इससे फाइब्रोसिस क्या करेगा, फाइब्रोसिस से फिर क्या होता है, फाइब्रोसिस भैया जब फाइब्रोसिस हो जाएगा तो लंग को डैमेज करेगा, समझे। जब भाई लंग्स में हम लोग के फाइबर्स का जब क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये हम लोग के भाई लंग को डैमेज करेंगे, समझे। ये हम लोग के लंग को भाई क्या करेंगे बताओ जरा, ये हम लोग के लंग को भाई डैमेज करेंगे, समझे। तो बोल सकते हैं कि क्या करेंगे भाई, हम लोग के लंग को भैया क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, समझे ना, ये हम लोग के लंग को भैया डैमेज करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ है कि एक्चुअल में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आखिर में क्या होता है, या तो आपने समझ लिया, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाता है भैया लंग्स में, जिससे होता है क्या, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है कि डिपोजिशन हो जाता है इसका भैया फाइबर्स का लंग्स में हो जाता है हम लोग के, ठीक है भाई, जिससे हम लोग के लंग का भैया फिर डैमेज हो जाता है, हम लोग के लंग का क्या हो जाता है भैया, इससे डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको कंप्लीट समझ जाए कि एक्चुअल भैया हम लोग सबसे पहले बात की कि एक्चुअल में अस्थमा क्या होता है, फिर हम लोग ने बात की कि आखिर में एम्फाइसीमा क्या होता है, फिर हम लोग ने देखा कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, सब चीज़ को हम लोग ने डिस्कस कर लिया भैया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सब चीज़ को देख लिया। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में और भी है भाई, एक होता है जिसे बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस का क्या होता है भैया, जब हम लोग भैया हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो इससे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड में आप समझो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, पता है आपको। हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है भैया, जिससे हम लोग को आप समझो कि क्या होता है, जिससे हम लोग को सांस लेने में, ब्रीथिंग में बहुत लोग को आप समझो कि वॉमिटिंग, बहुत लोग को मतलब काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को, हेडेक, वीकनेस, सब चीज़ होता है भैया जब हाई एल्टीट्यूड में जाता है। तो
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, जिससे डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हम लोग को भैया देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये भी होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपके एनसीईआरटी महान है, उसको हम लोग क्या बोले, ठीक है। लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए कि क्लियर है, इतना यहाँ जितना आपको यहाँ है आपके एनसीईआरटी में, ये तो आपको सारा डिसऑर्डर के बारे में सारा कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लियर होना चाहिए, सारे का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक होता है एनीमिया, एक आपने नाम काफी सुना होगा एनीमिया। तो आखिर में एनीमिया क्या होता है भैया? जब ब्लड का, आप समझो कि जब भैया क्या हो, जब ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जब ब्लड का भैया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जब ब्लड का भैया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब डिक्रीज हो जाए तो इसे बोलते हैं कि एनीमिया, समझे? तो ब्लड का जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भैया क्या हो जाए, जब ब्लड का जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एनीमिया। क्लियर है, एनीमिया। तो जब भी आप याद रखना कि ब्लड का भैया जब भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं भैया हम लोग? इसे हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारा का सारा डिसीज मैंने आपको बताया होगा, आई होप आपको ये समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।